हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हालांकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका था, लेकिन उसमें हम लोगों ने शॉर्ट में पढ़ा था क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग सभी जो भी थ्योरी पोर्शन है उसे डिटेल में पूरा करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने बुक प्रोवाइड करवा दिए हैं। नीचे आपको टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा @बाउंड टू एडुकेशन, उसमें मैसेज कर सकते हैं अगर आपको बुक चाहिए। ठीक है, बुक का पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में बनेंगे। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं स्पेशली जेएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में हम लोगों ने देखा कि ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं, अर्थात कि जो बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें अधिक फोकस करता है। ठीक है, उतना पीएचडी लेवल का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप जेएसएससी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। जितना अधिक हो सके बेसिक लेवल को पढ़िए और बेसिक चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें। इसीलिए मैं थ्योरी पोर्शन को भी करवा दे रहा हूं और समय मिलेगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी करवा दूंगा। तो चलिए जानते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, इन सभी चीज़ों में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं सिमिलरली टू द यूवी एंड IR spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy is also an adsorption spectroscopy in which the sample electromagnetic radiation is in the radio frequency region 3 MHz to 30,000 MHz। ये पैराग्राफ बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये किस प्रकार का स्पेक्ट्रोस्कोपी है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्योंकि जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लाइट के रेस्पेक्ट में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि कोई सब्सटेंस हो गया, उसमें लाइट रेडिएशन पड़ता है तो लाइट रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब होगा या तो स्कैटर्ड होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के फेनोमेना शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम आता है, एक तो यूवी, आईआर एंड एनएमआर। ये तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। तो यहीं पे आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि आपका क्वेश्चन में इस प्रकार से आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपका नाम दिया जाएगा यूवी, आईआर, एनएमआर, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार का स्पेक्ट्रोस्कोपी है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, in which sample electromagnetic radiation in the radio frequency region 3 MHz to 30,000 MHz। और यहाँ पे इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस रीजन में हम लोग को शो करता है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में शो करता है, याद रखेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। और इसका रीजन भी याद रखेंगे 3 MHz to 30,000 MHz। ये लाइन भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन याद रखेंगे 3 MHz to 30,000 मेगाहर्ट्ज, इसके बीच में हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। ठीक है, As the time itself says, NMR spectroscopy involves nuclear magnetic resonance which depends on the magnetic property of atomic nuclei। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, NMR अर्थात कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ESR के बारे में भी डिस्कस किया था, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अर्थात कि हम लोग का एटम का न्यूक्लियस से संबंधित ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द टाइम इटसेल्फ सेज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस
रेजोनेंस विच डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है एटॉमिक न्यूक्लियाई पे। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, और इसमें हम लोग न्यूक्लियाई से डील करते हैं, न्यूक्लियाई के स्पिन से डील करते हैं और उसी से हम लोग का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है। आगे हम लोग जानेंगे कौन सा कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होता है, कौन सा कंपाउंड एनएमआर इनएक्टिव होता है और उसका न्यूक्लियर स्पिन से किस प्रकार संबंधित होता है, उस चीज़ को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और वी कैन से दैट द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डील्स विद द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है और उसी से हम लोग को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पता चलता है। यहीं पे सिंपली आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस में स्पिन होगा वही एनएमआर एक्टिव होगा और जिसमें स्पिन नहीं होगा वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, दस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद न्यूक्लियर मैग्नेटिक ट्रांजिशन बिटवीन मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स ऑफ द न्यूक्लियाई इन मॉलिक्यूल्स। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कब से होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर कोई सब्सटेंस है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है तो ऑब्वियस सा बात है स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलेगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा और यहाँ पे रेजोनेंस हमें शो करेगा। और ये रेजोनेंस किस प्रकार का होगा, इसी रेजोनेंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाई रेजोनेंस। ठीक है, उसके बारे में भी नीचे हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते क्यों हैं। बेकार का हम लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल यूजेस ऑब्वियस सा होता है, तभी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी को जानते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त होता है। एनएमआर ओपन कंपाउंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इट एंड मैग्नेटिकली डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे जो भी प्रोटॉन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जिसका आप लोग सैंपल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोटॉन मौजूद होते हैं वो किस प्रकार का प्रोटॉन है उसे पता करने के लिए हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं, हम लोग बेंजीन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हर एक कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन एटम है, अर्थात कि प्रोटॉन मौजूद है। तो यहाँ पे ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम लोग इसमें लाइट डालते हैं और एनएमआर इसका निकालते हैं तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो यहाँ पे प्रोटॉन मौजूद है वो किस प्रकार के प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। तो इसी चीज़ का पता करने के लिए हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। So the NMR spectroscopy is done only for those molecule which having a spin। इसीलिए यहाँ पे फिर से हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं न्यूक्लियस या फिर उन्हीं कंपाउंड या फिर उन्हीं आपका एलिमेंट का न्यूक्लियस से हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो परीक्षण है वो करते हैं जिसमें न्यूक्लियर स्पिन होता है। अगर स्पिन नहीं होगा तो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा, एनएमआर इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज सम न्यूक्लियाई हैव स्पिन एंड सम न्यूक्लियाई आर नॉट। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि सभी न्यूक्लियाई जो होता है उसके पास स्पिन नहीं होता है, न्यूक्लियर स्पिन नहीं होता है। कुछ के पास न्यूक्लियर स्पिन होता है, कुछ के पास नहीं होता है। ठीक है, So to find out the molecule having a spin active, we should use the term nuclear spin quantum number। So यहाँ पे एक टर्म आता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है, इसमें हम लोग पता करते हैं कि कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो स्पिन एक्टिव है या फिर स्पिन इनएक्टिव है, क्योंकि उसी से हम लोग को पता चलेगा कि एनएमआर शो करेगा या फिर नहीं शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियाई स्पिन को हम लोग आई से, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को आई से डिनोट करते हैं। अगर आई इज नॉट जीरो होता है तो उसे हम लोग स्पिन एक्टिव या फिर एनएमआर एक्टिव कहेंगे। ठीक है, आई जीरो नहीं होगा अर्थात कि स्पिन जो है वो जीरो नहीं होगा, उसमें किसी ना किसी प्रकार का स्पिन जरूर होना चाहिए। न्यूक्लियाई विच हैव आई इज इक्वल टू जीरो, जिसमें आई इज इक्वल टू जीरो होता है, स्पिन इनएक्टिव या फिर एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई हम लोग उसे कहेंगे। ठीक है, अब चले जानते हैं न्यूक्लियर स्पिन एंड क्वांटम नंबर। न्यूक्लियर स्पिन किसे कहते हैं, सबसे पहले उसे समझते हैं और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें आपका किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। इन एटॉमिक द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज ए क्वांटम नंबर डिजाइनेटेड एमएस, जिसे हम लोग एमएस के द्वारा डिनोट करते हैं, विच डिस्क्राइब्स द एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम और सिंपली स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल, जिसमें हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर सिंपली स्पिन के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, एज
एज वी नो दैट द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन बी इमेजिन्ड एज स्पिनिंग ऑन देयर एक्सिस। जैसा कि हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में जानते हैं कि वो अपनी एक्सिस में भी रोटेट करते हैं। सिंपल सा बात है, अगर आप सन और यहाँ पे सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है हमारा अर्थ, ठीक है, सन और अर्थ का भी अगर आप एग्जाम्पल सोचते हैं तो अर्थ जब सन के चारों ओर रोटेट करता है तो वो सन के चारों ओर रोटेट करने के साथ साथ अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसको हम लोग, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसका रोटेशन होने के साथ साथ अपने एक्सिस में भी वो रोटेट करता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है, एज वी नो दैट सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन बी इमेजिन्ड एट स्पिनिंग ऑन देयर एक्सिस बट इन मेनी एटम्स। लेकिन बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल C12, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि C12 जो होता है ये NMR एक्टिव है या फिर NMR इनएक्टिव है। इससे पहले भी मैंने एग्जांपल बताया था और डायरेक्टली यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में छपेगा। ठीक है, C12 आपका डायरेक्टली पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज NMR एक्टिव और NMR इनएक्टिव। ठीक है, उसमें C12 याद रखेंगे NMR इनएक्टिव होता है। क्यों NMR इनएक्टिव होता है उसे आप लोग जान ले ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इन मैनी एटम्स लाइक C12 दीज स्पिन्स आर पेयर्ड अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे जो स्पिन होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में पेयर्ड हो जाता है, सच दैट द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम हैज़ नो ओवरऑल स्पिन, जिसके कारण उसमें किसी भी प्रकार का ओवरऑल स्पिन नहीं होता है। सो वी कॉल्ड इट हैविंग अ इनएक्टिव न्यूक्लियर स्पिन, इसीलिए हम लोग इसे इनएक्टिव न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। और किसी भी प्रकार का स्पिन नहीं है, मतलब I इज इक्वल टू 0 हो गया और I इज इक्वल टू 0 होगा तो NMR इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NMR इनएक्टिव हो जाएगा, याद रखेंगे। C12 का एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और सभी लेवल के एग्जाम में ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। मैंने इससे पहले की वीडियो में एक लिस्ट भी दे दिया था कि कौन कौन सा एलिमेंट NMR एक्टिव होगा और कौन कौन सा NMR इनएक्टिव होगा। उस लिस्ट को जरूर से जरूर देख ले, मैं उसे फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, However, इन सम एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन 1 या फिर C13 द न्यूक्लियस डज पोजेस एन ओवरऑल स्पिन। इन सभी एटम में, जैसे कि हाइड्रोजन 1 या फिर C13, इन सभी एटम में न्यूक्लियस में किसी भी प्रकार का कुछ ना कुछ ओवरऑल स्पिन होता है, इसीलिए हम लोग इसे एक्टिव न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। और इसी कारण H1 या फिर C13 क्या हो जाएगा, ये NMR एक्टिव हो जाएगा, NMR एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, so the nuclear spin represent the total angular momentum of a nucleus with the symbol ms, और इसे हम लोग symbol ms से डिनोट करते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नेट स्पिन ऑफ ए न्यूक्लियस आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है, हम लोग समझ गए कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का स्पिन नहीं होता है तो NMR इनएक्टिव होगा, अगर किसी प्रकार का स्पिन होता है तो NMR एक्टिव होगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग उसे जानेंगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट आपका NMR एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। ठीक है, तो उसे जानने के लिए कुछ कुछ रूल्स है जिसे हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। पहला रूल है, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बोथ इवन देन द न्यूक्लियस हैज़ नो स्पिन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, चलिए इसको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के रेस्पेक्ट में समझते हैं। अगर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों ही इवन होता है, इवन का अर्थ होता है जैसे कि 2, 4, 6, इसमें से अगर कुछ रहता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही अगर इवन होता है तो सिंपल सा आपको समझ जाना है वो न्यूक्लियर स्पिन शो नहीं करता, अर्थात न्यूक्लियर स्पिन इज इक्वल टू 0 होता है, नेट स्पिन उसमें नहीं होता है, जिसके कारण ऐसे एलिमेंट NMR इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, C12 का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, इसे हम लोग न्यूक्लियर माफ कीजिएगा न्यूक्लियर स्पिन इसका 0 होता है और जिसके कारण इसे आपका NMR इनएक्टिव हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मास नंबर आप देख पा रहे हैं, मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर जो है दोनों इवन है। ठीक है, जिसके कारण इसे हम लोग न्यूक्लियर स्पिन इसका 0 कहेंगे और NMR इनएक्टिव इसे हम लोग कहेंगे। उसी प्रकार O16 का भी वही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मास नंबर और आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही इवन है, जिसके कारण यहाँ पे स्पिन I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और NMR इनएक्टिव हो जाएगा। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आता है दूसरा रूल, इफ द नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात कि मास नंबर इज ऑड देन द न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ इंटीजर स्पिन। अगर आपका मास नंबर जो होता है वो ऑड होता है अर्थात कि या तो दोनों केस हो सकता है, या तो मास नंबर यहाँ पे मास नंबर Z और एटॉमिक नंबर A, अगर दोनों ऑड होता है, एक ऑड होता है, अगर Z ऑड होगा और एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो इसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियर स्पिन होगा। अगर Z यहाँ पे इवन Z यहाँ पे ऑड हो जाएगा और एटॉमिक नंबर यहाँ पे इवन हो जाएगा तो भी किसी ना किसी प्रकार का स्पिन यहाँ पे मिलेगा, अर्थात कि ऐसे एलिमेंट के क्या शो करेंगे, NMR शो करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात कि मास नंबर इज ऑड, अगर मास नंबर ऑड होता है देन द न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ इंटीजर, देन द न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ इंटीजर स्पिन होगा, अर्थात कि इसमें हाफ इंटीजर जैसे कि 1/2 या फिर 3/2 या फिर 5/2 इस प्रकार का स्पिन होगा। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया है, O817 में आपका हाफ इंटीजर होगा और जिसके कारण ये NMR एक्टिव होगा। ठीक है, रूल नंबर 3 है हम लोग का, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात कि मास नंबर बोथ आर ओड देन द न्यूक्लियस हैज़ एन इंटीजर स्पिन। इंटीजर स्पिन होगा अगर हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर बोथ ओड, दोनों ओड होता है। मास यहाँ पे सिंपली आप मास नंबर और आपका एटॉमिक नंबर के रेस्पेक्ट में भी सोच सकते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बोथ आर ऑड, दोनों ही ऑड अगर होता है देन द न्यूक्लियस हैज़ एन इंटीजर स्पिन 1 to 3, इंटीजर स्पिन होगा 1 to 3 इस प्रकार का इंटीजर स्पिन होगा। और इसमें किसी भी प्रकार का अगर स्पिन होता है तो हम लोग जानते हैं उसे NMR एक्टिव होता है। ठीक है, NMR एक्टिव उसे हम लोग कहते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में और एक आपका यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है, हालांकि इसका थ्योरी बहुत अधिक लंबा है शील्डिंग और डिशील्डिंग का, लेकिन फिर भी उसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि उसका एक स्केल होता है जिसमें आपका केमिकल शिफ्ट डाउनफील्ड होगा या फिर अपफील्ड होगा, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार का आपका स्केल होता है, एक स्केल होता है जिसे केमिकल शिफ्ट के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं, जिसमें मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेजोनेंस वाला केस जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रेजोनेंस होता क्या है। ठीक है, वेन अ न्यूक्लियाई, जब किसी न्यूक्लियाई में एटम इज इन कंटिन्यूस मोशन, कोई एटम कंटिन्यूस मोशन या फिर रोटेशन में होता है, कोई एटम न्यूक्लियाई मान लेते हैं कंटिन्यूस मोशन या फिर रोटेशन में होता है, ड्यू टू विच उसमें जो न्यूक्लियाई होता है उसमें मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी न्यूक्लियाई जो होता है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में करते हैं उसी प्रकार हम लोग न्यूक्लियाई के केस में अगर कोई यहाँ पे लाइट रेडिएशन आता है वो यहाँ से जाकर के ऊपर चला जाता है और इसका रोटेशन में चेंजेस आता है तो उसको हम लोग न्यूक्लियर रेजोनेंस कहते हैं। ऐसे रेजोनेंस के केस में शील्डिंग और डिशील्डिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, अर्थात कि मान लेते हैं कोई न्यूक्लियाई है, उसके चारों ओर आपका बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसको घेरे हुए है। ठीक है, उस न्यूक्लियाई को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घेरे हुए हैं और दूसरा केस में हम लोग देखते हैं बहुत कम इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। तो अगर हम लोग उसमें लाइट रेडिएशन डालते हैं या फिर लाइट रेडिएशन नहीं, सिंपल सा आप समझे कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर देते हैं तो वो न्यूक्लियाई तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियस को सील्ड करके रखेंगे। यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर आपका इलेक्ट्रॉन कम होता है तो ये जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो न्यूक्लियस तक आसानी से पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है और सील्डिंग इफेक्ट कम है, अर्थात कि इस केस को हम लोग डीसील्डिंग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी आपका न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि हम लोग का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, इसे हम लोग B0 से डिनोट करते हैं और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको BE से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित एक आपका क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, उस क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ एक स्केल से संबंधित। ठीक है, ये एक स्केल है मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, 4 है, 3, 2, 1 और 0, इधर 6, 7, 8, 9।
अगर आपका जो न्यूक्लियस है वो सील्डिंग इफेक्ट शो करता है तो वो अपफिल्ड होगा, आपका केमिकल शिप अपफिल्ड जाएगा, ठीक है, अपफिल्ड जाएगा। इसे आप सिंपल से याद रखेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियस अगर सील्डेड होगा तो केमिकल शिफ्ट क्या होगा, अपफिल्ड होगा। अगर ये सील्डिंग वाला इफेक्ट शो करेगा, ठीक है, सील्डिंग, अगर न्यूक्लियस सील्डेड होगा तो अपफिल्ड होगा, अगर डिसील्डेड होगा, डिसील्डेड, अगर डिसिल्टेड होगा तो डाउनफील्ड शो करेगा, अर्थात कि डाउनफील्ड इधर आपका जो स्केल में अधिक होता है उसे डाउनफील्ड शो करते हैं, ठीक है, डाउनफील्ड कहते हैं, डाउनफील्ड शो करेगा, ठीक है। तो इसे आप सिंपली याद रखेंगे। इसमें बहुत सारा थ्योरी है, आपको 2-3 पेज का थ्योरी मिलेगा, लेकिन उस थ्योरी को मैंने नहीं करवाया है जिसके कारण आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन आप सिंपली यहाँ पे आप सिंपली याद रखेंगे कि अगर सील्डेड न्यूक्लियस आपका है तो अपफील्ड शो करेगा, और अगर डिसिल्डेड न्यूक्लियस है तो आपका डाउनफील्ड केमिकल शिफ्ट शो करेगा। इतना सा सिंपल सा बात है, आप याद रखेंगे। डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बनता है कि आपका इफ़ द न्यूक्लियस इज सील्डेड देन द केमिकल शिफ्ट किधर जाएगा, तो सील्डेड होगा तो अपफील्ड होगा, डिसील्डेड होगा तो डाउनफील्ड होगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर कहेंगे तो मैं इसका थ्योरी भी करवा दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से उस थ्योरी को जानने का आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि बनने का चांसेस है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखेंगे डिटेल में और जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में बन सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी मैं करवा दूंगा। अभी हमारे पास टाइम है तो डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार के वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बुक का PDF चाहिए, 2 प्रकार का बुक है मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा बुक का नाम। टेलीग्राम में आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर जा करके सर्च कीजिएगा @bound2education, ठीक है, @bound2education, @bound2education सर्च कीजिएगा। और अगर आपको बुक का PDF चाहिए तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद आज की इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।